साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो प्रोसीडिंग्स हैं क्या नॉर्मली भी इतना ही जल्दी होती हैं या फिर जो है वो कुछ गैर मामूली आप इसमें देख रहे हैं मिलिट्री कोर्ट की जो अपील का जो प्रोसेस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान, आपने जो इंट्रो दी है बड़ा ज़बरदस्त है और काफ़ी चीज़ों को आपने कवर किया है, तो मैं क्विकली जो है इनका रिस्पॉन्स करता हूँ। नंबर वन ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल होते हैं वो फेडरल गवर्नमेंट की अप्रूवल और परमिशन के साथ होते हैं। अच्छा। और ये है कि 1967 के अंदर जब आपकी अमेंडमेंट्स आई कि आपने सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई कर सकते हैं, तो 1972 से लेके 2022 तक 1875 ऐसे लोग थे जिनको सिविलियन जो थे उनको मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर आर्मी एक्ट की और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशंस के ऊपर ट्राई किया गया और उनकी सेंटेंसेस थ्रू कोर्ट ऑफ अपील या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या उसके जुडिशियल रिव्यू के अंदर जो है वो आती रही हैं। दूसरा उसके अंदर ये है कि अगर मिलिट्री कोर्ट्स का या फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो है वो सजाएं दे देते हैं तो उसकी कंफर्मेशन की जो पावर है वो फेडरल गवर्नमेंट और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास सेक्शन 120 के नीचे होती है और उसके साथ जो सेक्शन 143 है पाकिस्तान आर्मी एक्ट का, उसके अंदर आप पार्डन भी कर सकते हैं फेडरल गवर्नमेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आप रिमिट भी कर सकते हैं। अब अगर इन दोनों कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो आप ये देखें कि जब 9 मई का इंसिडेंट आया था तो पाकिस्तान की 62 जगहों के ऊपर ये मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो थी पेशावर से लेके कराची इधर लाहौर तक, रावलपिंडी, मियांवाली, सरगो, आपको बहुत सारी जगहों पे, तो उसके अंदर सैकड़ों लोग ऐसे थे जो आपको उस मॉब की सूरत के अंदर नजर आए, लेकिन उसमें से सिर्फ 103 ऐसे लोग थे जिनको पाकिस्तान आर्मी एक्ट के नीचे कॉग्निजेंस किया गया और उसके नीचे जाके उन्हें मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर लाया गया। तो मैं समझता हूं यहां पे भी मिलिट्री अथॉरिटीज का एक रिस्ट्रेंट था या जो उस प्रोसेस को शुरू किया गया था वो डेटरेंस था या सिंबॉलिक था या आइंदा के लिए एक मैसेज था कि अगर आप लॉ की वायलेशंस करेंगे तो आएंगे। अब दूसरे फेज के अंदर यह है कि ये जो फर्स्ट फेज के अंदर डिले इतना आया है वो आया है कि जब मामला पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 184 के नीचे वायरीज पे चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि आप इन ट्रायल्स को कंक्लूड नहीं करेंगे और फेडरल गवर्नमेंट ने अंडरटेक कर दिया। अब जब 23 अक्टूबर को उसका फैसला आया 5-6 माह के बाद जो आया और उन्होंने अमेंडमेंट्स को सेट असाइड किया, तो जब दोबारा एपलेट कोर्ट के अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिसंबर को किया तो आपको याद होगा कि अप्रैल के अंदर 20 ऐसे लोग थे जिनको सजाएं हुई थी और उनकी सजाओं के जो पीरियड पूरे हुए थे उसमें पार्डन, रिमांड और कर दिया गया। अब बाकी जो थे वो 60 लोग ऐसे थे जिनको दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने 24 में ऑर्डर किया 13 दिसंबर को और उनकी सजाएं जो थी। अब होता यह है कि जो प्रोसेस है वो ये है कि जब फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो है सजा देता है तो उसकी पहला स्टेज आता है कंफर्मेशन का। जनरली जो है चूंकि ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, चूंकि उसके अंदर आपने रिव्यू भी करना होता है, आप दोबारा एक चेक है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के ऊपर और थोड़ा टाइम टेकिंग होता है और उस टाइम टेकिंग के बाद जो है आप फिर अपील के अंदर कोर्ट ऑफ, और मैं ये समझता हूं कि यहां पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या जो सारा उनको उन्होंने जल्दी किया है कि जिन्होंने उसके ऊपर अपनी पार्डन जो है वो अप्लाई कर दी है सेक्शन 143 के नीचे, उन्हें इंस्टेंटली उनकी सजाओं को कंफर्म किया गया है जितनी भी थी और उस कंफर्म करने के अंदर जो है उन सेंटेंसेस जिसकी 5 माह थी या 4 माह थी या 3 माह थी उन्हें किया है और बाकी जो 48 लोग थे वो सेक्शन 133 बी के नीचे भेजे थे। लेकिन इसमें मुझे एक चीज बताइए, अब एक जो प्रोसेस है वो यहां पर चल रहा है, यहां पर जब कॉन्फर्मेशन हो जाती है मिलिट्री कोर्ट में सजा की और उसके बाद आपकी जो है वो रहम की अपील, जो एक अपील की स्टेज है वो भी जो है वो आपने यूटिलाइज कर ली, तो सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले को देखेगी तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मामला जो है वो तयशुदा या जिसको हम लीगल टर्म में कहते हैं कि किसी इशू का मूट हो जाना, वहां पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये भी नुक्ता आ सकता है कि ये मामला ही अब खत्म हो चुका है जब लोगों ने अपनी जो है वो अपील भी कर ली और लोगों को जो है वो पार्डन भी कर दिया गया। अच्छा रहमान, एक तो ये है कि 1967 के बाद 1975 के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि ये सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई कर सकते हैं और ना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की वायलेशन है, ना फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है, ना फेयर ट्रायल की वायलेशन जो है, ना इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन है, और ये ट्रायल्स पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है बार बार इन ट्रायल्स की प्रोविजंस को वैलिडेट करती रही है और इवन 21वीं आईनी तरमीम के अंदर। अब ये है कि 2023 के अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को
ख्याल आया कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन के अंदर कि जी वो जो 1967 का कानून बना हुआ था वो भी गलत है, और हमने जो इतनी जजमेंट्स दी हैं उन्हें भी अभी तक ओवररूल नहीं किया गया। अब आपका जो अगला सवाल है वो ये है कि क्या वो अब इशू लाइव है? इशू लाइव इसलिए है कि आपके सामने अभी भी 48 लोग ऐसे हैं कि जिनका मैटर जो है वो कोर्ट ऑफ अपील के अंदर गया है और मिलिट्री अथॉरिटी का कोर्ट ऑफ अपील उसका डिसाइड करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसको 7 जनवरी को इस केस को फिक्स कर दिया है, तो ये लाइव इशू है और ये सारी चीजें जो है सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जब आप अपील का फोरम इस्तेमाल करते हैं तो क्या आप मिलिट्री कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन को तस्लीम नहीं कर रहे, जो कि इन पिटिशनर्स ने की, या जिस पे अदालत के भी हवाले से पहले बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद एक तरीके से जो है वो ज्यूरिसडिक्शन जो है वो ग्रांट तो कर दी है मिलिट्री कोर्ट्स को। देखें, ये है कि जिन लोगों ने आपके सामने पार्डन किया या जिनको सजाएं माफ कर दी गई हैं, उन्होंने तो मिलिट्री अथॉरिटीज को जुरिसडिक्शन को डेफिनेटली तस्लीम किया। एज ए प्लेंटिफ उन्होंने वो तो आएंगे भी नहीं। आप देखा जो पहले भी अप्रैल में गए थे वो भी नहीं आए। आपको लगता है कि उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में खत्म हो वो खत्म हो। अब बाकी का जो मामला है, और मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सेंटेंसेस को अलाउ किया था वो उस बुनियाद पे किया था कि या तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये फर्स्ट इंप्रेशन के केस आता, ये नहीं कि 9 मई के बाद जो है आपने मिलिट्री ट्रायल्स की जो है वो आप प्रोविजन डालते और फिर जो है उसको चैलेंज किया जाता कि आप रिट्रोस्पेक्टिवली 9 मई के इंसिडेंट को किस तरह आर्मी एक्ट के अंदर या लेके, चूंकि ये इशू डिसाइडेड था, ये 5 मेंबर्स से लेके 14 मेंबर्स तक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है 1975 हो गया, 95 के अंदर शाहिद अब्बासी, उसके बाद 2007 के अंदर मुश्ताक अहमद, 2015 के अंदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, 2017 के अंदर सैयद अहमद जो है, और उसके बाद 20 तक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट कंसिस्टेंटली जो है इन मिलिट्री ट्रायल्स को जो है वो सुनती रही है, सेंटेंसेस कंफर्म करती रही है या सेट असाइड करती रही है या मॉडिफाई करती रही है। ये तो जो चीज अभी आई है, इसी बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी आप, और इनमें से भी आप देखें कि बहुत से ऐसे लोग थे कि जिनकी फैमिलीज थी, उन्होंने चीफ जस्टिस इस बेंच को कहा कि जी आप सेंटेंसेस तो अनाउंस करें ना, ताकि यह है कि हमें राइट ऑफ अपील मिले अगर हमें सजाएं हो गई हैं, या हमें हम रेगुलर जो है आपकी जो है असल मसला तो ज्यूरिसडिक्शन का है कि क्या मिलिट्री कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन है या नहीं। बाय वर्च्यू ऑफ दिस ये जो प्रोसेस सारा चला है मिलिट्री कोर्ट में, आपको लगता है कि इनकी ज्यूरिसडिक्शन जो है इस पर्टिकुलर मैटर के अंदर तस्लीम कर ली? बिल्कुल। देखना कि अगर जुरिस्डिक्शन को रहमान तस्लीम न किया जाता या सुप्रीम कोर्ट ये समझती कि जुरिस्डिक्शन बड़ा सीरियस इशू है, तो सुप्रीम कोर्ट 13 दिसंबर 2023 को जो है ये जजमेंट सस्पेंड न करती, कहती हम फैसला करेंगे। फिर अप्रैल के अंदर उन्होंने कहा कि जी आप जिनकी सेंटेंसेस आप समझते हैं कि उन्हें छोड़ सकते हैं आप छोड़ दें, और 13 दिसंबर का तो क्लियरली ऑर्डर ये आया कि आप इन सेंटेंसेस को अनाउंस कर सकते हैं। तो मीनिंग देयर बाय कि पाकिस्तान आर्मी की एक्ट के नीचे जो मिलिट्री कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन है वो आज के दिन तक एस्टैब्लिश है। देखिए किसी केस के अंदर ये कानूनी नुक्ता है, मैं चाहता हूं जरा इसको आपकी राय इस पर लूं कि अगर एक प्लेंटिफ है वो जुरिस्डिक्शन को तस्लीम कर लेता है, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट है जिसने अभी उस जुरिस्डिक्शन के हवाले से फैसला नहीं किया, तो क्या जो प्लेंटिफ का जुरिस्डिक्शन तस्लीम करना है उसका फर्क उस केस पर भी पड़ता है? पार्शली तो पड़ता है ना, पार्शली तो पड़ता है उस चीज के अंदर, लेकिन बात इस वक्त जुरिस्डिक्शन से आगे गई हुई है। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें शायद कार्रवाई बढ़ती रही, लेकिन आप ये देखना नहीं, बहुत देर बाद उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन खत्म कर दी या उस मैटर को जो है वो खत्म कर दिया। नहीं, तो नॉर्मल प्रोसेस है कोर्ट के अंदर। ये है कि रहमान यहाँ पे जुरिस्डिक्शन वाला मैटर नहीं है, यहाँ पे मैटर ये है कि एक ऐसी जुरिस्डिक्शन जो पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक जो है 60 साल से ज्यादा चलती आ रही है, उसको इंस्टेंटली पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उन लॉज को खत्म कर दिया जिन लॉज को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जिन जजमेंट्स का मैंने हवाला दिया उस पे जुरिस्डिक्शन को एस्टैब्लिश और तस्लीम करती रही है, और ये सारे फेयर ट्रायल के अब उसके अंदर ये आया है कि अगर अब एक जजमेंट आ गई, उस जजमेंट के अंदर आपके पास ऑप्शन क्या है फेडरल गवर्नमेंट के, तो वो ये है कि आप उसको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर जो लॉ आया था उसके एपेलेट बेंच में जाएं। एपेलेट बेंच ने उस जजमेंट को सस्पेंड किया और सस्पेंड करने के बाद आ गए। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये देखेगी कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के पहले फैसले जो है वो 1967 को जो एंडोर्समेंट की है वो ठीक है या 23 अक्टूबर वाला फैसला ठीक है। वो ये देखेगी कि क्या पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी के होते हुए या उसके बाद आर्टिकल 8 जो है या
शेड्यूल 1 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) के नीचे इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है, वो ये देखे। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है जो जस्टिस याह्या अफरीदी का नोट था कि अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट किसी लॉ को अल्ट्रा वायरस नहीं डिक्लेयर करती, यानी कि इंट्रा वायरस कर लेती है, तो उसको अगर आपने बाद में आपको ख्याल आता है कि सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट ठीक नहीं है, तो आपको उससे बड़ा बेंच चाहिए। यानी कि अगर ये 5 मेंबर्स बेंच का 1975 से फैसला आया था, ये 14 मेंबर्स बेंच तक गया है, तो ये 5 मेंबर्स ने जो 4-1 से फैसला किया है, ये सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल प्रेसिडेंट के खिलाफ है और इसी के ऊपर मौजूदा चीफ जस्टिस ने डाइसेंट किया था कि आप इसको लार्जर बेंचें दिए। तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको मेरा ख्याल है कि फेडरल गवर्नमेंट का एक अच्छा केस बन सकता है कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी है, सुप्रीम कोर्ट इसको डिसाइड कर चुकी है, और जहां तक इसके अंदर जुडिशियल ओवरसाइट का मैटर है वो ये है कि आपकी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन या एपलेट जुरिस्डिक्शन जो है वो भी अवेलेबल है। और बाकी ये है कि जहां तक इस स्टेज के ऊपर आके कहना, और आप देखें कि जब 21वीं आईनी तरमीम के नीचे जिन मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सेंटेंसेस आई थी, उनको जब पेशावर हाई कोर्ट ने सेटिसाइड किया तो पीटीआई ने फेडरल गवर्नमेंट के तौर पे वो सारी अपीलें जो हैं वो चैलेंज की और उधर कहा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की वायलेशन आर्ट। तो ये एक पॉलिटिकल डाइकोटमी है, कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली रिजॉल्व है, या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट सेटिसाइड कर दे अमेंडमेंट्स को या पार्लियामेंट रिवोक कर दे। ख्वाहिश के ऊपर ये नहीं हो सकता ये चीजें चले। पार्लियामेंट वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो आईनी बेंच क्या फैसला करता है? आईनी नहीं है, ये रेगुलर बेंच है, ये उससे पहले बना हुआ था। रेगुलर बेंच। थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी।